बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर के अब लास्ट टॉपिक्स की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अगर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म भी कहा जाए तो भी ये दोनों बातें सेम ही रहेंगी। ठीक है, चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का क्या मतलब है। बच्चों, आप लोगों में से अक्सर ने बड़े शहरों का जब सफ़र किया होगा तो हमें बहुत बड़े बड़े जो है लाइंस नज़र आती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, उनके जो जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं कि खंबे होते हैं या टावर्स होते हैं जो, ठीक है, वो इस शेप के होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उनके ऊपर जो लाइंस होती हैं, जो वायर्स होती हैं, वो भी मोटी होती हैं और ज़्यादा होती हैं। और उनके ऊपर एक बोर्ड, एक प्लेट लगी होती है जिस पर लिखा होता है डेंजरस प्लेस या डेंजर हाई वोल्टेज 11 किलो वोल्ट। अच्छा, अब ये हाई वोल्टेज होता है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो हम जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना, इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूजुअली जनरेटेड एट प्लेसेस विच आर फार फ्रॉम द प्लेसेस वेयर इट इज़ कंज्यूम्ड। इस बात का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा वहाँ की जाती है, ठीक है, जो इसके इस्तेमाल होने की जगह से बहुत दूर है। मसलन अब हमारा एक डैम है, तरबेला डैम, ठीक है, या दिया मेरी बादशाह, कोई भी डैम है हमारा, वो कहाँ पर है? लेट अस सपोज वो आज़ाद कश्मीर में है। ठीक है, अब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम तक आ रही है या मुल्तान तक या किसी और बड़े शहर तक जा रही है, तो देखें ये कितना डिस्टेंस है। अच्छा, अब हमारे लिए एक इशू है कि हमने उसको ट्रांसफ़र करना है प्रोड्यूस होने वाली जगह से कंज्यूम होने वाली जगह तक। द पावर इज़ ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज एट हाई वोल्टेज टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अच्छा, पावर को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो ज़्यादा वोल्टेज की शेप में करते हैं, ज़्यादा करंट की फॉर्म में नहीं। उसकी वजह क्या है? इससे जो है वो पावर लॉसेस कम होंगे। पावर लॉसेस का क्या मतलब है, यही अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई पावर इज़ ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज एट हाई वोल्टेज। अच्छा, अब ज़रा आपने समझना है, अगर आपने हीट वाले फार्मूला पढ़े हैं H=I²RT। ठीक है, अब इसको ज़रा सा आपने समझना है सारी बात को। एज़ हीट डिसिपेटेड, ज़ाया होने वाली हीट या डिसिपेट होने वाली हीट इन ट्रांसमिशन केबल ऑफ रेजिस्टेंस आर। फ़र्ज़ करें कोई केबल है, उसको हमने वायर के तौर पर यूज़ करना है करंट ट्रांसफ़र के लिए, और उसकी अपनी रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, उसमें से हमने आई करंट गुजारना है टी टाइम के लिए, तो उसमें से जो हीट है जितनी वो ज़ाया करेगी, हीट की सूरत में करंट को ज़ाया करेगी, वो है I²RT। अब बच्चों देखें ज़रा, यहाँ पर कहीं पर वोल्टेज हमें नज़र आता है? नहीं, करंट नज़र आता है। आर को भी हम कम नहीं कर सकते, उस वायर की रेजिस्टेंस भी चले हम अच्छी क्वालिटी की लगा लेंगे, फिर भी तो वो रेजिस्टेंस फिक्स रहेगी ना, और जितने टाइम के लिए हमने करना है हम उस टाइम को भी चेंज नहीं कर सकते। अब हम करंट किसको चकते हैं? करंट को देखें ज़रा, करंट कम हो तो हीट कम वेस्ट होगी, और अगर करंट ज़्यादा हो तो हीट की सूरत में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। हैंस बाय रिड्यूसिंग द करंट थ्रू द केबल, पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेशन कैन बी रिड्यूस। अच्छा बच्चों, होता क्या है, पावर का फार्मूला हमें पता है P=VI। अब हम या तो V बढ़ा लें या I बढ़ा लें या दोनों को चेंज करें। अब I बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा? एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी I²RT। लेकिन अगर हम I को कम कर रहे हैं, V बढ़ा लें, तो उनका प्रोडक्ट यानी कि पावर तो फिर सेम रहेगा। तो उससे क्या होगा, हमारे लिए पावर लॉसेस कम हो जाएंगे, हम वोल्टेज को हाई कर देंगे। ठीक है, सो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज़ स्टेप्ड अप एट द जनरेटिंग स्टेशन। जहाँ पर हम पैदा करें इलेक्ट्रिसिटी को, वहीं पर उसको हम क्या कर देते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ज़रिए उसके वोल्टेजेस जो हैं वो वेरी हाई कर देते हैं। इट इज़ देन ट्रांसमिटेड टू द मेन सब स्टेशन। ठीक है, दिस वोल्टेज इज स्टेप्ड डाउन एंड इज ट्रांसमिटेड टू स्विचिंग ट्रांसफार्मर स्टेशन और द सिटी सब स्टेशन। एट द सिटी सब स्टेशन इट इज़ फर्दर स्टेप्ड डाउन टू 220 एंड सप्लाइड टू होम। अब इस सब को ना हम एक डायग्राम के ज़रिए समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए बच्चों, सबसे पहले पावर स्टेशन,
ये सारा एक पावर स्टेशन है। अब ये न्यूक्लियर भी हो सकता है, ये थर्मल हो सकता है, ये कोल के ज़रिए, गैस ऑपरेटेड, पेट्रोलियम ऑपरेटेड, जो भी है ये जनरेट करके हमें इस लाइन के ज़रिए दे रहा है। ठीक है, अब इसी क्या किया हमने, स्टेप अप लगा के 11 किलो वोल्ट तक ले आए इसको। ठीक है, हमने क्या कर दिया, किलो वोल्ट तक बढ़ा दिया। 11 किलो का मतलब है 11,000 वोल्ट। फिर हमने उसको ग्रिड स्टेशन को दिया, उसी के पास ही ग्रिड स्टेशन होता है जो कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो ज़िम्मेदार होता है। वहीं पर ग्रिड स्टेशन में इसको फिर एम्पलीफाई करते हैं हम इसको वोल्टेज जो है वो स्टेप अप करते हैं 132 किलो वाट, 132,000, आप इसको कह सकते हैं कि 1,32,000 वोल्ट। कितने ज़्यादा वोल्टेज है, और इनको बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए हम लेके आते हैं। अब फ़र्ज़ करें प्रोड्यूस होने वाले से दूसरी जगह तक आया ना, तो उस सब स्टेशन, उस सिटी के सब स्टेशन तक ले आए इन्हीं लाइन के ज़रिए। अब सिटी सब स्टेशन के बाद हैवी इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं उस शहर में, बड़ी इंडस्ट्रियाँ, जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज़ हो गई, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के इनको वोल्टेजेस चाहिए हुई हैं, उनके अंदर बड़ी मशीनरीज ऑपरेट होती हैं। तो उनके लिए, हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए हम 33 किलो वोल्ट, ठीक है, पावर सप्लाई दे देते हैं। फर्दर वो खुद ही अपने ट्रांसफार्मर्स के ज़रिए स्टेप डाउन या जो भी करती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर इस सिटी मेन सब स्टेशन से आगे इंटरमीडिएट सब स्टेशन होते हैं। ये हो सकते हैं तहसील लेवल पर हो सकते हैं, या आपकी जो है लोकल एरिया में डिपेंड करते हैं कि कहाँ पर जितनी ज़्यादा कंजप्शन है उस हवाले से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये 33 किलोवाट बड़ी लाइंस के ज़रिए, ये भी काफ़ी हद तक बड़ी होती हैं और बड़े इन पे टावर्स पर होती हैं। उसके बाद इससे लाइट इंडस्ट्रीज़ को हमने दिया 11 किलो। ठीक है, ये छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें कोई स्मॉल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, बड़ी ज़्यादा बड़ी मशीनें जो है वो ऑपरेट ना करती हों, ज़्यादा कंजप्शन ना हो इलेक्ट्रिसिटी की, ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड ना हो। अच्छा, इनको तो दे लिया हमने 11 किलो वोल्ट, लेकिन हम घरों में 11 किलो वोल्ट यूज़ नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा पावर है। सिटी कंज्यूमर यानी कि जो घरेलू सार्फिन हैं, जो कमर्शियल लेवल पर शॉप्स वगैरह ये वो, उनके लिए हम 220 वोल्टेज लेते हैं। देखें बच्चों, अब पहले हमने कितना इसको स्टेप अप किया, 11 किलो वोल्ट तक, फिर इसको 132 किलो वोल्ट तक ले आए, फिर 33, फिर 11 किलो वोल्ट, फिर, ठीक है, और फिर 220। अच्छा, अब देखें इन सब में हमें फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पर पावर लॉसेस कम है। पावर लॉसेस बहुत कम होने की वजह से हमारी जो है वो काफ़ी सारी जो है वो पावर बच जाती है, ज़ाया नहीं होती करंट की हीट की सूरत में। ठीक है, और हम उसको लो वोल्टेज पर लाते हैं 220। अब ये सब किसने किया है, ट्रांसफार्मर्स ने। ट्रांसफार्मर की इंपॉर्टेंस आपको यहाँ से भी पता चल जाएगी। ठीक है, अब इससे होता क्या है, हम पावर कम करके, नहीं सॉरी, पावर नहीं बल्कि वोल्टेज कम करते हैं। पावर तो कांस्टेंट रहती है ना जी, बिल्कुल, क्योंकि हम जितनी पावर देते हैं उतनी लेते हैं, बस पावर लॉसेज होते हैं मिनिमम। अच्छा, वोल्टेज हम जो है बढ़ाते हैं, करंट कम करके हम पावर को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, अब ये तो था ना कि वोल्टेज हाई क्यों किया जाता है, हमसे ये भी पूछा जा सकती है ना कि ये डीसी में क्यों नहीं देते हम, वहाँ से यहाँ तक ना एसी में ही क्यों देते हैं। अच्छा, ट्रांसफार्मर प्ले एन एसेंशियल पार्ट इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हमें पता है कि अगर स्टेप अप करना है तो लाजमी बात है कि हमें ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ट्रांसफार्मर वर्क ओनली विद एसी, ये भी अब आपके जहन में आना चाहिए कि ट्रांसफार्मर एसी के अलावा ऑपरेट नहीं करता। ये पहले भी हमने ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में भी बार बार इस बात पे जोर दिया था कि ट्रांसफार्मर के लिए एसी होना ज़रूरी है। दिस इज़ वन रीज़न वाई मेन पावर इज़ सप्लाइड एज अल्टरनेटिंग करंट। इसी वजह से जो पावर है वो एसी की सूरत में दी जाती है, डीसी की सूरत में नहीं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा टॉपिक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। ये इसमें ये पूछा जा सकता है कि क्यों एसी में सूरत में हमें जो पावर सप्लाई करना पड़ती है और क्यों हाई वोल्टेज रखना पड़ता है। ठीक है, और उसमें ट्रांसफार्मर किस तरह काम करते हैं, सब स्टेशन वगैरह का भी आपको आइडिया होना चाहिए, और H=I²RT वाला फार्मूला भी आपको पता होनी चाहिए। इसके ज़रिए आप एक्सप्लेन करेंगे ये वाली बात। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, या आप यहीं पर कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये आपको पता है ना, या ऐसा मटेरियल जो करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज़ यूज्ड इन मैनी डिवाइसेस लाइक रिले, इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है,
और भी इस तरह के बहुत सी डिवाइसेस हैं, स्पीकर हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सॉफ्ट आयरन कोर कैन ईजिली बी मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, सो इट इज़ मोस्टली यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात भी साथ में बताई गई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, आयरन के मटेरियल्स होते हैं ये, लोहे के। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट आर लाउड स्पीकर। बच्चों, स्पीकर में भी एक कॉइल होती है और एक परमानेंट मैग्नेट होता है। अब हम कॉइल को जिस तरह करंट देते हैं तो उसी तरह उसके आगे जो उसका कॉर्ड है, ठीक है, डायाफ्राम है, वो उसी लाइन से वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। सर्किट ब्रेकर एंड डोर लैशेस। सर्किट ब्रेकर के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और डोर लैशेस बच्चों ये होते हैं कि जब हम डोर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मौजूद होता है जो उसको क्लोजिंग का जिम्मेदार होता है, या इस तरह के और फर्दर हो सकते हैं कि जो ऑटोमेटिकली डोर को क्लोज करें, ठीक है। अब कुछ हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में ही पढ़ लेते हैं। रिले, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रिले। बच्चों, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जी बिल्कुल, आपने अपनी बाइक की जो हॉर्न है कभी उसको ऑपरेट किया? छोटा सा एक येलो कलर का बटन होता है। क्या आप समझते हैं कि आप उसी बटन के ज़रिए करंट सप्लाई कर रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं। इस बटन के ज़रिए बस हम एक और स्विच को ऑन कर रहे होते हैं जो कि असल में करंट सप्लाई करने का ज़िम्मेदार होता है, ठीक है। मैं आपको अभी इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। A relay is an electrical switch that opens and closes under the control of another electrical circuit. This relay is used to control a large current with the help of small current. बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि हमने ना बड़ी बड़ी डिवाइसेस या बड़ी बड़ी मशीनरीज को बहुत ज़्यादा करंट देना होता है, ठीक है। अब होगा क्या, अगर हम हमारे स्विच में ही लार्ज करंट सप्लाई करके रखेंगे और वहीं से डायरेक्ट देना चाहेंगे तो वो हमारा स्विच जो है वो ठीक से काम नहीं कर सकेगा। ऐसा हो सकता है कि उस स्विच में उसकी हीटिंग हो और वो मेल्ट हो जाए, ठीक है, या ज़्यादा करंट की वजह से स्पार्क हो जाए या कोई इस तरह की इश्यूज हो जाए। हम उस स्विच को एक और स्मॉल करंट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं और उस स्मॉल करंट को एक और बटन से कंट्रोल करेंगे। अब होगा क्या, स्मॉल करंट के आगे हम रिले लगाएंगे, ठीक है। अभी हम रिले के बारे में पढ़ते हैं कि हाउ इट वर्क्स, यानी कि जो ये हमारा रिले है ये काम किस तरह करता है। यहाँ मैं बच्चों आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं ना, फिज़िक्स में स्पेशली, वैसे तो हर साइंस सब्जेक्ट में ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन जब आप फिज़िक्स की बात करते हैं ना, स्पेशली मैं आपको ये कहूँगा कि जब आपने किसी भी डिवाइस के बारे में पढ़ना है तो ये एक लाइन आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक होनी चाहिए, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे कर रहा है। अब आप फ्रिज यूज़ करते हैं, ठीक है, बस आप क्या यूज़ ही कर रहे हैं? नहीं, बीइंग अ फिज़िक्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ये काम किस तरह करता है, ठीक है। तो अभी से आप चीज़ों को समझना शुरू कर दें कि किस तरह काम करती हैं। देखिएगा आप कितने इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को समझेंगे। द फर्स्ट सर्किट, अब यहाँ पर देखें हमारे पास दो सर्किट हैं, ठीक है। फर्स्ट सर्किट ये वाला है, ये यहाँ से लेकर ये इस सोलेनॉइड के ज़रिए करंट आया और इसी वायर में से ये एक सर्किट है हमारे पास, ठीक है। और ये सेकंड सर्किट है जिसमें यहाँ से लेकर ये कनेक्शन और फिर ये इधर, ओके। द इलेक्ट्रोमैग्नेट, द फर्स्ट सर्किट इनपुट सर्किट सप्लाइज करंट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हमारे पास यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मौजूद है। क्या है ये? अंदर आयरन की एक आप रॉड समझ लें, कोर समझ लें, उसके ऊपर सोलेनॉइड है या वायर है। और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे ही बनता है, किसी भी रॉड के ऊपर आप जो है वायर जो है वो वाउंड कर दें और उसमें करंट सप्लाई कर दें, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। जब तक वायर में करंट रहेगा वो मैग्नेट रहेगा। अच्छा, और उसके बाद द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ मैग्नेटाइज्ड एंड अट्रैक्ट्स वन एंड ऑफ द आयरन आर्मेचर। अब ये आयरन आर्मेचर है, अब जैसे ये मैग्नेटाइज होगा क्या ये इसको अपनी तरफ नहीं खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा, इस वाले आयरन के स्ट्रक्चर को अपनी तरफ खींच लेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर इसकी फोर्स बनेगी, कोई पोल बनेगा और इसको ये इधर से खींच लेगा, ठीक है ना, ओके। द आर्मेचर देन क्लोजेज द कॉन्टैक्ट्स सेकंड स्विच, यहाँ पर ये वाला कॉन्टैक्ट, एंड अलाउज करंट टू फ्लो इन द सेकंड सर्किट, और उस तरह ये करंट फ्लो होने का पॉसिबल हो जाएगा। व्हेन द फर्स्ट स्विच इज ओपन अगेन द करंट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप्स, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म एंड द सेकंड स्विच इज ओपन, दस द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स इन सेकंड सर्किट। अब बच्चों मैं आपको अपनी ज़बान में अपनी वर्डिंग में समझाता हूँ। ये तो बस ये है कि आपको इंग्लिश वाली वर्डिंग चाहिए, लेकिन समझने के लिए आपको मैं अब डिटेल से बता रहा हूँ। बच्चे देखिए, हमने जो बड़ा करंट सप्लाई करना है ना, जो लार्जर करंट है जिससे हम डर रहे हैं या जिसको हम
डायरेक्टली जो है वो बटन से ऑपरेट नहीं करना चाहते, आप उसका एक मेन या लाइव यहाँ पर लगा दें ऊपर वाली से, जिसके ऊपर ये ब्लू लाइन आई हुई है, ठीक है। और फिर हम चाहते हैं कि वो हमें जो है वो यहाँ पर मिले, ठीक है, इस एंड पर जहाँ पर ये सेकंड स्विच लिखा है, ये येलो लाइन लगी हुई है, हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर मिले। लेकिन जब तक ये रेड डॉट्स एक दूसरे से दूर है, मतलब हमें ये वाला करंट इस पर नहीं मिलेगा, ऐसे है ना। मतलब ये एक स्विच है और ये इस वक्त क्या है, ओपन है, ऑफ है, और हम कह सकते हैं ये जिस तरह के हमें करंट नहीं दे रहा, ठीक है। अब ज़रा अपने जहन में जो एक आइडिया चलाएं, अगर ये स्ट्रिप थोड़ी सी ऊपर उठ जाए, यहाँ से ये ऊपर उठेगी, ये कनेक्शन हो जाएंगे ना, मतलब हमें मेन करंट मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए मेन करंट, ठीक है ना। अच्छा, अब होता क्या है, जैसे ही ये हम इसको, ये छोटा स्विच जो हमारा, जिसने मैंने आपको बाइक वाली एग्जांपल दी थी, हम वो येलो कलर वाला छोटा सा हॉर्न वाला बटन प्रेस करते हैं, उससे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को, रिले वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट को थोड़ा सा करंट मिलता है, उससे ये मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। मैग्नेटाइज होने से ये जो मेन सप्लाई के लिए ये कनेक्शन बना हुआ है, इधर से स्ट्रिप थोड़ी सी ऊपर हो तो ये इसको थोड़ा सा कौन ऊपर उठेगा ना, उठने से ये कनेक्शन हो जाएगा और बड़ा करंट जो है वो यहाँ से सप्लाई हो जाएगा हमें। अब जितनी देर के लिए ये स्विच हमने ऑन किया हुआ है उधर करंट मिलता रहेगा, जैसे ही इसको छोड़ेंगे, ये स्ट्रिप में एक छोटा सा स्प्रिंग का कनेक्शन होता है, उसके ज़रिए जो है ये वापस इसको अपनी तरफ वापस खींचेगा और इधर से कनेक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब कि जब तक हम छोटा करंट देते रहेंगे बड़ा करंट भी मिलेगा, और जैसे ही ये स्मॉल करंट हम रोकेंगे बड़ा करंट भी रुक जाएगा। तो स्मॉल करंट के ज़रिए लार्ज करंट को कंट्रोल करना आपको आ गया है ना, इस रिले को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया ना, ठीक है बच्चों। अब हम रिले को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ऐसे है ना, ठीक है। अभी हम अपने एक और टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जो कि है बच्चों, आपने फ्यूज़ के बारे में पढ़ा होगा, उसमें भी ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट था ना, उसी टॉपिक में बात कर रहा था कि फ्यूज़ में भी हमारे पास इसी तरह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो करंट को एक्सीड होने से उसको अटैक कर लेता है, ठीक है। सॉरी, फ्यूज़ नहीं, सर्किट ब्रेकर, जी बिल्कुल सर्किट ब्रेकर। आप में से कुछ बच्चों के जहन में आ भी गया होगा कि सर ये क्या बात कर रहे हैं सर्किट ब्रेकर में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और वो इसी तरह ऑपरेट करवाता है इसको, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हमारा जो ये चैप्टर है ये यहीं पर क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म वाला इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ठीक है, आज वाला भी और बाकी भी इसके टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग है, चैप्टर भी बहुत अहम और इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मैं इस आज वाले लेक्चर का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इनमें से जो ये पहला टॉपिक है ये लॉन्ग के तौर पर पॉसिबल है, बाकी जो है ये शॉर्ट के तौर पर है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से ये सारे याद करने हैं, इस डायग्राम को समझना है, आपको रिले की डायग्राम जो है वो बनाना आना चाहिए लाजमी तौर पर, ये अच्छे तरीके से बनाने आने चाहिए। इसमें आपको हर चीज़ का बेसिक डिफरेंस पता हो, वर्किंग पता हो, और पूरी डिटेल से ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट शॉर्ट के तौर पर पूछा जा सकता है, रिले के बारे में, सर्किट ब्रेकर के बारे में भी आप इधर से ही उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और पावर सप्लाई के लिए अल्टरनेटिव करंट क्यों यूज़ किया जाता है और हाई वोल्टेज क्यों यूज़ किया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करके, ठीक है, और टॉपिक को अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। अब हम इस चैप्टर को एंड करने जा रहे हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।